नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जीके बाय अजय सर यूट्यूब। हम मेरे भाई भारत का इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें प्राचीन काल मैंने पूरा करवा दिया आपको बढ़िया तरीके से। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम एंट्री कल मार चुके थे। आपने एक क्लास वो देख ली और आपके कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार प्रेम प्यार बना रहे तो और अच्छा आपको शानदार तरीके से इतिहास कवर करवा देंगे। क्लास नहीं चल रही आज ये कि आपके पास कमेंट करके बताना सारे। बिल्कुल भी चल गई। चलिए भैया अब कर देते हैं आपने शुरुआत इसकी। दिल्ली सल्तनत की ऐसा पढ़ाऊंगा आज थारा भाई ऐसा पढ़ाएगा देखते देखते ही रह जाओगे। एक मिनट रुको। करते हैं क्लास को शुरू। हम जो है हाँ वेरी गुड इवनिंग योगेश मेरे भाई। हम जो भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम शुरू कर दिए हैं। और आज जो हम शुरुआत करने जाएंगे वो दिल्ली सल्तनत की। लगाओ भैया हेडिंग दिल्ली सल्तनत। आया पलट देंगे देखते जाओ ऐसे ही पढ़ाऊंगा दिल्ली सल्तनत। 1206 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। ये है दिल्ली सल्तनत। ठीक है समझो दिल्ली सल्तनत पहले कहानी सुनो फिर उसके बाद हम थ्योरिकल बातें जो भी हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है सर। वो आपनो भारत है आज को। मुस्लिम सत्ता की एंट्री तो हो चुकी है कल मैंने बता दिया। अब इनका विस्तार कैसे होता है इन्होंने कैसे विचार किया कि हम यहीं रहेंगे जाएंगे नहीं। ये भारत है। और भारत में इधर आपको जो स्थान है वो याद रखना है यहां पर है लाहौर। लाहौर। यहां पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और यहां पर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है सर जी। तुर्कमेनिस्तान में जन्म हुआ एक बालक जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ये ऐबक एक बार किसके हाथ लग गया। गोरी के हाथ लग गया। और गोरी ने जब ऐबक से मुलाकात की ऐबक से मिला तो एक कमांडर जो होता है ना जिसके मतलब नेतृत्व करने की जो शक्ति है वो ज्यादा होती है या जो नेतृत्व बहुत शानदार तरीके से करे वो गुण था किसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक में। तो गोरी ने विचार किया कि इस बालक को मैं अपनी सेना में मिलाऊंगा। तो गोरी ने जब इसको सेना में मिलाया मिलाया तो सेनापति के रूम में था। और धीरे धीरे करके ऐबक के अंदर वो योग्यता थी ऐबक में वो थे जिसके कारण ये गोरी का बहुत ही मजबूत मुख्य सेनापति जो बन जाता है। एक तरह से ये कह सकते हो गोरी का जो दाहिना हाथ बन गया। कौन। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक जहां भी युद्ध करने जाते आक्रमण करते गोरी देखता कि यार ये बालक जो है वास्तव में मेरे बेटे से भी मतलब जबरदस्त है। मेरे को इतना ज्यादा जो है ये तकलीफ देता ही नहीं है मेरे को पता ही नहीं लगने देता कैसे क्या हो रहा है खुद ही जो है सल्टा देता है धन धुन कोषागार वगैरह में खजाना खुजाना खुद ही पहुंचा देता है। क्या लेवल का व्यक्ति है मुझे तो कुछ करना ही नहीं होता। तब गोरी ने इसको पूरा का पूरा कमांड संभाल दी कि ले भाई अब तू ही करेगा जो करेगा। अब धीरे धीरे ऐबक 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 का जो है वो नाम चर्चा होने लगी बढ़िया तरीके से। अब बात क्या आती है। बात ये आती है कि गोरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही आगे रखता कोई काम करना है ले भाई कुतुबुद्दीन ऐबक तो अफगानिस्तान के अंदर बोल चाला कुतुबुद्दीन ऐबक का अच्छा खासा हो गया। गोरी की जब मृत्यु होती है तब तक इन्होंने जो अपना केंद्र है वो किसको बना लिया था लाहौर को। तो इसका मतलब अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो वो कहां पर होगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो कहाँ होगा लाहौर में। और याद रखना कि लाहौर को ही इन्होंने अपनी क्या बनाई थी पहली राजधानी बनाई थी। मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ उसको आप लिखते भी चलना। चलो गुरुजी हम लिखेंगे नहीं आप ही लिखा देना। फिर एक मिनट आप होल्ड रखो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो किसको लाहौर को क्या राजधानी बनाई।
और ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक इधर की ओर अभियान करता और 1206 के अंदर इसने भारत के अंदर जो है यानी छोटे मोटे यहाँ पर इधर उधर आक्रमण किए थे। वैसे अगर अपने बात करें तो 1199 में कुतुब मीनार हमला जो है ये कर रहा था, लेकिन मूल रूप से भारत की जो गद्दी पर है वो कब बैठा, ये बैठा 1206 के अंदर। ये देखो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, 1194 में ऐसे बताते हैं चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा? चंदावर का। इसमें जयचंद गैडवाल को इन्होंने हरा दिया था। किसको हराया? जयचंद गैडवाल को जो हरा दिया। अब मैं आपको मेन जो बात है वो बताता हूँ, सुनना ध्यान से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की क्या कर दी? स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कब हुई? 1206 में। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आपको याद रखना दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 वंशों ने क्या किया? शासन किया। शासन किया। पहली बात तो ये आपको छोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए कि 5 राजवंश से थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ये एक ट्रिक लिखा रहा हूं, लिख लेना। कुल खिला तसले में, कुल खिला तसले में, तसले में एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने पूरी दिल्ली सल्तनत को बसा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और यहां पर 5 राजवंशों ने राज किया। गुल से आप याद करोगे गुलाम वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? गुलाम वंश। खिल से आप याद करो, गुल से गुलाम वंश हो गया, खिल से खिलजी वंश। खिल से कौन सा वंश हो जाएगा? खिलजी वंश। फिर तय से तुगलक वंश, तुगलक, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद सै से सैयद वंश, सैयद। हाँ, याद रखोगे कौन सा वंश हो जाएगा? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद अगर मेरे भाई मैं आपको बताऊं तो लास्ट में जो याद रखोगे वो लोधी वंश। कौन सा वंश याद रखोगे? लोधी वंश। लास्ट में जो वंश रह गया वो कौन सा रह गया? वह रह गया लोधी वंश। कौन सा वंश रह गया? लोधी वंश। हाँ, अब देखिएगा गुलाम वंश ने जो शासन किया वो 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक जो है वो शासन किया। खिलजी वंश ने जो शासन किया वो 1290 से लेकर 1320 तक। कब तक शासन किया? 1320 तक। तुगलक वंश ने जो शासन किया वो 1320 से याद करो 1414 तक। 1320 से 1414। और सैयद वंश ने 1414 से 1451। और लोधी वंश ने 1451 से 1526। लास्ट राजवंश यही था। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला प्रथम जो राजवंश था वो था गुलाम। और दिल्ली का जो अंतिम राजवंश था वो कौन सा था? लोधी वंश। कौन सा वंश हो जाएगा मेरे भाई? वह वंश जो है वो लोधी वंश हो जाएगा। कुल खिला तस्ले में याद रखना। कल्पना जी, एसएसटी, अरे चल तो रही है एमसीक्यू रात को 10 बजे। मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ 10 बजे से लेकर आपको 11 बजे तक, घंटे क्लास होती है रात को डेली लाइव, है ना। उसमें रविवार को जो है संडे को अवकाश होता है, बाकी डेली चल रही है, वो लगाओ आप क्लास। ठीक है, चलिए। अब देखो मेरे भाई ना ध्यान से, गुलाम वंश की यदि मैं आपको बात बताऊं तो गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बातें यही याद रखना के साथ साथ ही। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये नॉर्मल बातें हैं जो आपको याद रख लें। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जो खिलजी है वह खिलजी वंश के क्या हो जाएंगे? संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक है वो हो जाएंगे ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन हो जाएंगे मेरे भाई? ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन तुगलक जो है, तुगलक वह याद रखना तुगलक वंश के क्या हो जाएंगे? संस्थापक। सैयद वंश के जो संस्थापक है उनका नाम आएगा निकलकर खिजर खां। क्या नाम आएगा? खिजर खां, खिजर खां। और लोधी वंश के संस्थापक हो जाएंगे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जो है वो लोधी वंश की जो है स्थापना कर दी। याद रखना बहलोल लोधी ने जो है वो कौन से वंश की स्थापना की थी? लोधी वंश की। हाँ, इसके बाद अगर अपने आगे बात करते हैं, कल्पना जी सर सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्लास, रास्ता जी। कल्पना जी मैं आपको बताऊंगा, मैं एक प्राणी हूँ, इंसान हूँ। जितनी कैपेसिटी होती है वो आप पर पूरी लगा रहा हूँ मैं। अभी मेरी वर्तमान में पता कितनी क्लासेस चल रही है आप सोच भी नहीं सकते हो।
मैं आपको यूट्यूब यूट्यूब को बता रहा हूँ, यूट्यूब की बात बताऊँ। यूट्यूब पे एक क्लास अपनी सुबह होती है 9 से 10, इकोनॉमिक्स वाली, वो तो लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लास ले रहा हूँ ये वाली, एक क्लास लूंगा रात को 10 से 11। इसके अलावा मेरी ऑनलाइन किसी और प्लेटफॉर्म पर भी होती है। उसके अलावा मैं ऑफलाइन भी 3 क्लासें ले रहा हूँ। तो एक इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो इतने घंटे ही पढ़ा सकता, बहुत होते हैं ये, है या नहीं है? एक बार पैरा में सोजन भी आ जाए तो, या तो फिर मतलब 3 घंटे कम नहीं होते यूट्यूब पर। आपको लग रहा है कि मान लो अपने कितने काम कर सकते हैं, कितना घंटे कर सकते हैं, आप ड्यूटी भी करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे ही करते हो, है ना? 3 घंटे तो मैं आपको सिर्फ यहाँ अपने यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा खुद पढ़ना होता है, खुद वर्क तैयार करना होता है, आपके टेस्ट जो एमसीक्यू चल रहे हैं वो तैयार करने होते हैं। टाइम आपको तो बस अपने कह सकते हैं कि सर वो करो वो करो वो करो, है ना? बिल्कुल। थोड़ा सा अब उसके लिए समझ चाहूंगा मैं। वो अगर आपको करना है तो उसके लिए ये मत सोचो कि हम ही गर्जी यूट्यूब पे करवा देंगे, ठीक है? हाँ, टाइम अगर अपने पास है या कोई एक आधी क्लास समाप्त होती है तो मैं करवा दूंगा, तो वादा है। वरना आप जैसे ये इतिहास की टेस्ट सीरीज है, इसके साथ आप जरूर जुड़े। 49 रुपए की है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है? ये रीट मेंस L2 टॉपिक वाइज है, ये इतिहास की। ये 199 की भी नहीं है, 99 की है। विजन ऐप पर आप जाओगे तो वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज, ठीक है? हाँ, इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी कल्पना जी। हाँ, ये आपकी बात मैं मानता हूँ कल्पना, तो लेकिन मैंने वो पढ़ाया भी आपको ना, सारा कंटेंट वो करवा दिया। अब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप, इकोनॉमिक्स की भी है ये, भूगोल की भी है, तो थोड़ा उससे जुड़ो। हाँ, हमारे पास समय बचता है तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? ये बात है, समय अगर रहा तो जरूर आपको करवाएंगे। चलिए, अब मुझे ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई क्या? गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से 90, खिलजी वंश की 1290 से 1320, तुगलक वंश की 1320 से 1414, और सैयद वंश की 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के याद रखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश की बात करें, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन, ग्यासु, ग्यासो। सैयद खिजर खां, खिजर खां, खिजर खां। नाम छोटा, उधर भी खिजर खां छोटा है। लोधी वंश की बात करें तो बहलोल लोधी। रेजा को ध्यान में, हाँ गुरुजी। अब देखो, नब्बे 1320 तक चला तो कितना वर्ष शासन करे? 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। 1320 से 1414 तक चलेंगे तो 94 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 94 वर्ष। अब सुनना प्रश्न यहां से, बहुत शानदार। दिल्ली सल्तनत में सबसे न्यूनतम शासन करने वाला राजवंश, सबसे न्यूनतम। ये देखो कितने प्रश्न मैंने यहां बना दिए, है ना? कैसे मर्जी क्रम पूछे, सुमेलित वाला प्रश्न पूछे, कैसे मर्जी घुमा के पूछे, आपका गलत नहीं होगा, है ना? तो सबसे न्यूनतम जो शासन है वो 30 वर्ष। 94 वर्ष की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक शासन करने वाला राजवंश यही है। सर्वाधिक, सर्वाधिक जो है वो शासन किया। सर्वाधिक जो शासन किया वो किसने किया? तुगलक वंश ने। तुगलक वंश की अगर अपने बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा जो है वो शासन किया। तुगलक वंश की अगर अपने बात करें तो सर्वाधिक शासन करने वाला क्या है? ये राजवंश है। इतनी बात आप सभी प्यारे साथियों को याद रख लेनी है। रेजा इसी के ध्यान में। हाँ गुरुजी, इतनी बात ध्यान में। रेजा सी फिर बहुत बढ़िया बात है। चलो, अब सारों पहला देखो, अब अपने दिमाग में क्राइटेरियो फिक्स है कि सारों पहला तुर्कमेनिस्तान, फिर गोरी को गोरी लाहौर में नियुक्त कर दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब एक बहुत ही, मतलब केस का आप महत्वाकांक्षी है वो भी, मुर्मल राजा कौन केस का इन्हें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तुब दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी, जो पूरी दिल्ली सल्तनत को बसा रहा है, ठीक है? गुलाम वंश की जो है स्थापना कर दी 1206 में, 1290 तक रही, ठीक है? ये गुल खिला तसले में ये याद करोगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। क्रम भी याद रखना, लेते हैं काल क्रम के अनुसार सेट करो जी। अब देखो, अपने दिमाग में फिक्स है दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश पढ़ना है। सारों पहला आप गुलाम वंश की बात करा तो हेडिंग लगाओगा सारा साथी गुलाम वंश। अब आप पढ़ेंगे, शे वंश की बात करेंगे, गुलाम वंश। दूसरे वंश की बात करेंगे, गुलाम वंश। गुलाम वंश की यदि आप बात करा, 1206 में ये शुरू होता है और 90 में इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। रजिया सुल्तान को नाम सुना है? हाँ गुरुजी सुना है, यही देखने को मिलेगी। मैं चाहता हूं कि अगर आज अपने 3 राजा पढ़ लेते तो मजा आ जाएगा। एक तो अपने पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अपने एक शासक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आराम शाह। मुझे तो ये लग रहा है कि ये 2 ही राजा पढ़े जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। आराम शाह के बाद जो राजा बनता है वो इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश, इसको भी हम आज निपटा दें। कोशिश रहेगी ये 3 शासक पढ़ लें। चलो जितना देखते हैं, प्रयास है कि आगे इसके बाद एक ऑनलाइन क्लास होती है तब, वरना मैं ये भी पढ़ाया था। चलो मेरे भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस गुलाम वंश की। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक जो है वो हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की? 1206 में। 1206 में जो है वो स्थापना की। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो राजवंश आप पढ़ रहे हो गुलाम वंश वाला, इसका उपनाम क्या है? उपनाम की अगर अपने बात करते हैं तो इसे मामलुक, मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसका उपनाम में, क्या मिलता है? मामलुक वंश। मामलुक वंश जो नाम दिया था वो हबीबुल्लाह ने दिया था। ए हबीबी हबीबुल्लाह। तो मामलुक वंश जो कहा था वो किस व्यक्ति ने कहा? हबीबुल्लाह ने। याद रखना, मामलुक वंश जो नाम दिया किसने दिया था? हबीबुल्लाह। तो गुलाम वंश का अन्य नाम क्या मिलता है? मामलुक वंश। अच्छा पूछ ले, मामलुक वंश को संस्थापक याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है मेरे भाई? मामलुक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आ जाओ, कुतुबुद्दीन ऐबक को आसान शासनकाल देखा कि की सा वो दो कुतुबुद्दीन दीन ऐबक शुरू कर रहा हूं मेरे भाई में। कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि बात करा तो 1206 में गद्दी पर विराजमान हुआ है। 10 में की मृत्यु। 1206 से 1210 तक की बस इतना ही शासनकाल झेला इसने। टाका बोल गया। टाका कैसे बोला? बहुत ही, कई तो राजा देखा आप, युद्ध में मारा, कोई किया मारी जाए, कोई किया वो ना, तो युद्ध में मारी हो ना की और कैसे मरा, सभी बातें करेंगे। चलिए सारों पहला आप समझा बात, वो भारत है। इसके समय स्थिति क्या कैसी थी भारत के अंदर वो देखते हैं। ये भारत है, और भारत के अंदर अगर अपने बात कर लेते हैं तो अपना प्यारो सो भारत है। भारत में यहां पर है लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर। यहां लाहौर हो गया। इधर अगर बात करते हैं तो यहाँ ये क्षेत्र आज भी दिल्ली का ही कहलाता है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर है अजमेर। क्या है? अजमेर। चलो, लाहौर में बैठा है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर में कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, ये तुर्की थे। तुर्क कहलाओगे, इसको अरब मत बोल देना, अरब आक्रमणकारी नहीं थे, ये तुर्की थे। ये दिल्ली सल्तनत के राजा थे, ये तुर्क क्या थे? चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करते हैं तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी उपाधियां धारण की थी। इसने कौन कौन सी जो है उपाधि धारण की थी? देखो, कुरान का अच्छा ज्ञाता था इसलिए इसे कुरान खा कहा जाता था। कुरान खा। इसे हातिम द्वितीय भी कहते हैं। हातिम द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला ये शासक। हातिम द्वितीय को मतलब हुआ है कि आपने हातिम ताई का नाम सुना होगा। वो राजा क्या है, थोड़ा सा मतलब दान दाताओं की तरह से आप कह सकते हो, दानशील बहुत राजा। ठीक है, दानशील की करके इसको नाम जो है यानी दानशीलता इसमें भी बहुत थी। ऐसे बताते हैं इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ये जब कोई युद्ध में जीतता था ना तो उसे मतलब गरीबों में बहुत बांटा करता था। गरीबों में धन बांट दिया करता था। बहुत कम हिस्सा ही जो अपने पास रखा करता। कई बार तो गोरी भी कहता था इसे, अरे यार वैसे क्या कर रहा है। फिर बाद में ये बात करके दोनों कि यार ठीक है चलो। गोरी भी कहता ये गुण भी इसमें बहुत अच्छा है। प्राण खां हातिम द्वितीय, उसके अलावा सिपह सालार, यानी एक से कमांडर कह दो या एक मुख्य नेतृत्व सेनापति का जो करता था, उस कारण इसको सिपह सालार की जो उपाधि दी है। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। वही बात है, लाख बख्श को मतलब क्या हुआ है कि ये जो राजा है, हाँ, लाख बख्श। लाख बख्श इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लाख लोगों को, या ऐसे कह दो लाखों रुपए जो बांट दिया करता था ना, मतलब कहने का मतलब दानशीलता बहुत ज्यादा मन में। उस कारण इसे ये उपाधियां दी गई है। कुरान खां, हातिम द्वितीय, सिपह सालार और लाख बख्श। ये सारी उपाधियां किसकी है? ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बताते हैं
कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ दिल्ली में 1199 में इसके एक संत था, संत संत था जिसका नाम था बख्तियार एकाकी। की याद में कुतुब कुतुब मीनार की जो वो क्या रखी, नींव। तो कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, याद रखना। 1199 में, जैसे कुतुब मीनार बहुत लंबी है, उसकी पहली मंजिल बनवा दी थी, है ना। पहली जो मंजिल है वो बनवा दी थी। मंजिल किसकी? कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की। लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो है निर्माण करवाया था 1227 में इल्तुतमिश ने। यही प्रश्न आता है परीक्षा में, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक करोगे। ये भी आता है कि पूर्ण रूप से कुतुब मीनार को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। एक बार बताते हैं क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी निर्माण करवाया था। लेकिन मूलतः अगर देखें तो तुम्हें तो पहली मंजिल तो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूर्ण रूप से जो है इल्तुतमिश का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। हाँ, लाखों दान करने के कारण, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली है। दान दाताओं में लाखों दान करता था, उस कारण इसे लाख बख्श कर। दिल्ली में याद रखना है कि 1199 में कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवा दिया। ठीक है। अब आपको मैं इसकी एक बात और बताता हूँ। इसके दो दास थे, यानी इसी का एक तो ये संत याद रखना, सूफी संत। एक इसका दास था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है यहाँ बिहार में, और बिहार में दो विश्वविद्यालय थे, इसमें एक का नाम है नालंदा और एक का नाम है विक्रमशिला। एक का नाम क्या है? विक्रमशिला। शिक्षा के केंद्र थे ये दो। नालंदा और विक्रमशिला को जो जलाया था, किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। ये प्रश्न आता है परीक्षा में बहुत बार, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। तो एक बार मैं दिल्ली और बिहार की ये बातें आपको मैं लिखवा देता हूँ। संत के बारे में लिखवा दिया, कुतुब मीनार की नींव ये आगे लिखना है। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। इस कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण 1227 में इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। ये बात आप अभी लिख लो, लिख लोगे? ठीक है। अब मैं आपको लिखा रहा हूं, इसका दास, मेरे भाई इसका जो दास है, उस दास का क्या नाम है? दास का जो नाम याद रखना है, दास का जो नाम याद रखना है, दास है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी जो है, ये खिलजी वंश का नहीं है, नाम है इसका बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा व विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहां पर है? बिहार में। बिहार में को जलाया। नालंदा, ये प्रश्न पूछा गया, मैं फिर कह रहा हूं आपको। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। जैसे गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? बख्तियार खिलजी। एक तो ये प्रश्न याद रखना। ठीक है सर। अब दूसरी कहानी क्या होती है इसके समय, वो देखो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, वो देखो आप। देखो, इनका भी एक थोड़ा सा ये मान के चलो कि शुरू से ये रहा है कि एक साम्राज्य विस्तार नीति और एक नया धर्म चलाएंगे हम। जो धर्म है उनको क्या करेंगे? नष्ट, और हमारा एक नया धर्म होगा। ये इनका शुरू से रहा है। ऐसे ही क्या था, यहाँ अपने राजस्थान में अजमेर रियासत है, सर नाम सुना है? अजमेर का नाम सुना है। तो यहाँ पर जो राज रहा वो चौहानों ने किया था, और चौहान वंश का जो राजा है उसका नाम है विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ, या इसे विसल देव भी कहते थे।
विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या है, अपने यहाँ जनता के लिए एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी ज्ञान के लिए। जैसे इन्होंने वो नालंदा और विक्रमशिला वो भी ज्ञान के केंद्र जला दिए थे, और विग्रहराज ने जो है वो निर्माण करवाया था एक पाठशाला का, इसका नाम है कंठाभरण। कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। पाठशाला बनवाई। और यहां पर जो ये पाठशाला आपको दिख रही है, ये मान लेते हैं ये कौन सी पाठशाला है, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। ये कंठाभरण जो पाठशाला है इस जिले में है, अजमेर में। अजमेर में। अब सुनो बात को ध्यान से। कुतुबुद्दीन ऐबक बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां आक्रमण किया, इस कंठाभरण पाठशाला को तोड़ा, इसको तोड़ा, और इसको तोड़कर यहां पर एक नया रूप दिया और क्या बनवा दी, मस्जिद। क्या बनवाई, मस्जिद। और इस मस्जिद को बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कहां, अजमेर में, याद रखना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, अजमेर में। किसने बनाया, अपने राजस्थान में आपने सुना होगा नाम 2.5 दिन का झोपड़ा, तो वो कैसे बना, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़ा, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, ओके ओके अभिनव सर। ठीक है, तो देखो, अजमेर को राजा विग्रहराज चतुर्थ है, निर्माण कंठाभरण संस्कृत पाठशाला अजमेर के अंदर है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इस कंठाभरण पाठशाला पे आक्रमण किया और उसको तोड़ाया, आकर यहाँ क्या बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। और बताया जाता है यही राजस्थान की पहली मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम जो मस्जिद है, प्रथम जो मस्जिद है उसका नाम क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी को 16 खंभों का महल कहते हैं। 16 खंभों का महल जो है वह किसे कहते हैं, इसी 2.5 दिन के झोपड़े को कहा जाता है। ये राजस्थान की पहली मस्जिद का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बात मेरी याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल है, सुनो ध्यान हो। कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करे कंठाभरण पाठशाला अजमेर, इसको तोड़ देता है और यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, तो राजस्थान की पहली मस्जिद और 16 खंभों के महल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये जो विग्रहराज है इसने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है हरि केली नाटक। 2.5 दिन के झोपड़े पर हरि केली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई, ये बात याद कर लेना। संस्कृत में नाटक लिखा था हरि केली, हरि केली नाटक। इसकी पंक्ति यहां भी लगी हुई मिलेगी, और इसकी कुछ पंक्तियां राजा राम मोहन राय की कब्र है इंग्लैंड में, वहां भी इसकी जो है वो आपको जानकारी जो है वो मिलती है कि 2.5 दिन के झोपड़े की। सर हरिकेली नाटक, हरिकेली विग्रहराज ने लिखा था, हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस हरिकेली नाटक में क्या है कि भगवान शिव की रात का भेष दिखाया गया है, और अर्जुन का जो है वो क्या है, संवाद दिखाया गया इस नाटक में। क्या था कि महाभारत युद्ध के दौरान बात करें, दिव्या शस्त्र सभी के पास थे। अब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भाई अर्जुन तू रह रहा है तो तू भी कर, शिव जी भगवान की तपस्या, आपको दिव्यास्त्र मिल जाएगा। तो इसने तपस्या की जंगल में बैठकर। शिव जो है किरात के भेष में आते हैं, और उन्होंने तपस्या को भंग करने के लिए, इनकी परख लेने के लिए जो है एक हिरण छोड़ी, और जैसे ही हिरण अर्जुन के आगे से निकली तो अर्जुन की तपस्या भंग हो गई। अर्जुन क्रोध में वो तीर निकालता है, और तीर जो निशाना लगाया और हिरण के मारा। तीर जैसे ही गया उधर से वो शिकारी जो भगवान शिव थे किरात के भेष में, किरात बोले शिकारी ने, उन्होंने भी तीर निकाला और वो मारा, और दोनों तीर बराबर जाकर लगे किसके, हिरण के। मौत हो गई हिरण। तो अर्जुन बोला पहले मेरा तीर लगा है, इधर वो किरात, वहां शिव थे किरात के भेष में यानी शिकारी के भेष में, बोले कि नहीं मेरा तीर लगा है। और ऐसे में दोनों के बीच में क्या हो गया, संवाद हो गया। तब अर्जुन ने कहा युद्ध करते हैं, तब वो हिरण को ले जाएगा। ठीक है, तब युद्ध के लिए अर्जुन ने पीछे से ऐसे हाथ किया और तीर निकाली, कहते हैं अर्जुन का हाथ यहाँ रोक दिया था, अर्जुन का हाथ जो यहीं पर बीन दिया था। तब अर्जुन को लाइज हुआ, अर्जुन कहता कि मुझे हराने वाले इस संसार में 3 ही लोग हैं, एक तो आचार्य, वो आप हो ही नहीं सकते, एक नाम और लिया,
तीसरा वो भी नहीं हो सकते दूसरे वाले। तीसरे अब बच गए शिव, तो आप शिव ही हो। फिर भगवान शिव जो है प्रकट हो जाते हैं सामने। ये जो संवाद की कहानी है ना, ये हरिकेली नाटक में, ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ने। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। सर भारत की पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद जो है केरल में बनी हुई है, चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से है केरल के अंदर, वो भारत की पहली है। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। सर 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोलते हैं? देखो, ये बताते हैं कि पंजाब के अंदर कोई पीर है, इनका पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का मेला भरता है, के नाम पर ही इसका नाम रखा है 2.5 दिन का झोपड़ा। कई कहते हैं नहीं, ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी, इसलिए इसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। अलग अलग जो मान्यताएं अलग अलग अपने विचार रखती हैं, लेकिन हमें पता लग गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो बनाया था। इतनी बात बताइए आप सभी को आई क्या? ठीक है सर। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके दरबारी कवि थे वो कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी, दरबारी कवि, दरबारी कवि की यदि आप बात करें, दरबारी कवि में आप जो नाम याद रखोगे वो कौन कौन से नाम याद रखोगे? एक तो याद रख लेना हसन निजामी, हसन निजामी। एक का नाम याद रखना फक्र ए मुदीबर, फक्र ए मुदीबर। दो इसके क्या थे दरबारी कवि, एक हसन निजामी है और एक फक्र ए मुदीबर है। हसन निजामी वही है जिसने कहा था कि जालोर दुर्ग के दरवाजे कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, वही हसन निजामी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हसन निजामी है इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो याद रखना ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, मासिर। और इसके अंदर इन्होंने ये आक्रमण वगैरह जो भी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए, इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो ताज उल मासिर बुक, बहुत बढ़िया। हाँ, अब फक्र मुदीबर ने लिखा आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब, ये पुस्तक किसकी है? आदाब उल हर्ब जो है वो फक्र मुदीबर की जो है पुस्तक है। ये दरबारी कवि हो गए, याद रखना हसन निजामी और फक्र। हसन निजामी किसका दरबारी कवि था? ऐबक का। इसका था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बताते हैं कि नगर बसाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो एक नगर बसाया, नगर बसाया दिल्ली के अंदर ही मिलेगा आपको, राय पिथौरा। राय पिथौरा किला तो पृथ्वीराज ने बताया था, बनाया था, और राय पिथौरा नगर किसने बताया था? राय पिथौरा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा, राय पिथौरा नामक जो है इन्होंने क्या बसाया था? नगर बसाया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर में। को वो भारत आपने भारत में यहां पर है लाहौर। लाहौर में एक खेल है, खेल रहे थे जिसका नाम है चौगान। चौगान को मतलब वो घोड़े के ऊपर बैठ कर ऐसे स्टिक से वो मारते हैं ना, जी, उसे बोलते हैं चौगान। तो इनकी जो मृत्यु है वो 1210 में कहां पर होती है? लाहौर में। लाहौर में कौन सा खेल खेलते हुए? चौगान। यहां लिख दे रहा हूं, चौगान खेलते समय। ये जब चौगान खेल रहे थे तो उस समय घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, और घोड़े से नीचे गिरे तो बहुत भयानक स्थिति में घिसटते गए काफी दूर तक, जिस कारण शरीर पर बहुत भयानक चोट आई और बहुत ज्यादा गंभीर, वहीं पर जो है ये मारे जाते हैं, इनकी मृत्यु। तो लाहौर में मृत्यु हुई, कट हुई लाहौर में, कद हुई 1210 में। चौगान कौन सा खेल? चौगान जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलो बोलते हैं क्या? पोलो, पोलो की सेटें आती है, सेट पे भी बना होता है ना, तो नहीं बना, हाँ, तो वो चीज है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, तो एक ये बात याद रखना। फिर इसके बाद याद रखोगे, देखो इसके बाद इनकी जैसे ही मृत्यु होती है तो उसके बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं आराम शाह नामक व्यक्ति। क्या नाम है? आराम शाह। लेकिन अगर आपसे पूछे इसका मकबरा कहाँ बना है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ होती है? लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है?
मकबरा। मकबरा जो है वो कहाँ बना है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ बना है? लाहौर में। अब यहाँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली पर आ गए हैं ये लोग। ये चौगान तो खेलने गया था उधर लाहौर में। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नया राजा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है आराम शाह। ये कंप्लीट करा देता हूँ, बाकी इल्तुतमिश अगली क्लास में देखेंगे। कौन राजा है? आराम शाह। आराम शाह की मेरे भाई आपको मैं बात बताऊं तो इसने 8 महीने शासन किया था। इतना योग्य नहीं था ये याद रखना। लेकिन ये प्रश्न बन सके कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक के बाद शासक कौन बैठा था दिल्ली की गद्दी पर? तो आराम शाह। आराम शाह ने 8 महीने शासन किया और उसके बाद इस आराम शाह को मार दिया पंजाब में इल्तुतमिश ने। पंजाब में इल्तुतमिश ने घुका दिया इसको, ने मारा और स्वयं मारा और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब आराम शाह के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। यानी अगला जो शासक हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? इल्तुतमिश। कौन सा राजा पढ़ेंगे? इल्तुतमिश को, ये बात याद रखना। और आप सभी मेरे प्यारे साथी जितने भी क्लासेस देखते हो तो लाइक किया करो, दोस्तों में भी शेयर किया करो क्लास ये, ठीक है? अगर आपको अच्छी लगे क्लास, एक दोस्त को तो कर दिया करो जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, ज्यादा को नहीं करो तो है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कमेंट करते हो ना, उसका बहुत मुझे फायदा मिल रहा है, ठीक है? अब जैसे आप ऐसे बताओ कि जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो आप मुझसे, मैं तो भूगोल ही पढ़ाता हूँ, इतिहास अब की बार ये उठाया है कि चलो पढ़ाते हैं। वैसे पढ़ाया तो वही है पहले, लेकिन ऑनलाइन नहीं इतना जो पढ़ाया हुआ, जैसे कर्म से जैसे अभी पूरा पढ़ा रहा हूँ, है ना? वैसे आप मुझे ये बताओ कि इतिहास की ये जो मेरी शुरुआत की है आपके लिए, तो आपको ये कैसे लगा इतिहास? ठीक है? कई बार ऐसे डर सा रहता है मन में, यार कोई ठीक करवा भी रहा हूँ या नहीं, सीधे सीधे लिखवाए जा रहा हूँ बच्चों को, आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? भूगोल तो मैं गारंटी से कह के आपको समझा सकता हूँ, पर जो टॉपिक आप बोल दो, ठीक है? तो इतिहास में चैलेंज का रहता है। प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ कि मैं अच्छा करवाऊँ इतिहास, ठीक है? तो आप कमेंट में ऑफलाइन जरूर बताओ कि आपको ये इतिहास की जो सीरीज हमने शुरू की है वो कैसे लगी। आपके जो मन के भावना, जो रियल विचार है, पूरे कमेंट के माध्यम से आप 1 मिनट मेरे लिए निकालें जरूर। अच्छा, अब इतिहास सब्जेक्ट अगर वास्तव में आपको मजबूत करना है ना, तो मैं आपको ये कहूंगा, हाँ, लाहौर इनकी राजधानी थी, शुरू में बता दिया था ना मेरे भाई। हाँ, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि है ना, ये इतिहास की टेस्ट सीरीज से आप जरूर जुड़ना, टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज इतिहास की टेस्ट सीरीज जो है ना, ये इससे जरूर जुड़ना, इससे फायदा बहुत मिलेगा। और आप एक और सभी प्यारे साथियों को एक खुशखबरी की बात है, जिन्होंने ले रखी है उनके लिए और भी ज्यादा खुशखबरी की बात है। क्या गुरु जी? क्या इसके अंदर हमने ये घोषणा की है, ये जो अपनों ने रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज चलाई थी ना, पहले तो हम सोचे कि मॉडल पेपर अलग जो है वो लॉन्च कर देते हैं 200 रुपए के, ठीक है, इस रीट एसएसटी के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस साथियों ने ये रीट L2 की टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, उनको मॉडल पेपर इसी के अंदर टेस्ट सीरीज में मॉडल पेपर निःशुल्क मिल जाएंगे, ठीक है? जितने भी हम करवाएंगे। तो शेड्यूल इसके अंदर देखो अब क्या क्या मिल रहा है आपको। शेड्यूल वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, मेगा टेस्ट मिल रहे हैं, यानी कंप्लीट सिलेबस के जो है वो टेस्ट मिल रहे हैं। अब इसके बाद आपको एक चीज और ऐड कर दी है इसमें, मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। जिस साथी ने टेस्ट खरीदी है उसको फायदा ही फायदा है, ठीक है? विजन ऐप पर जाकर जिसने नहीं खरीदी वो अभी भी बहुत टाइम पड़ा है अपने पास, टेस्ट लगा लेंगे, मॉडल पेपर लगा लेंगे। ये जरूर खरीद लेना, 999 की नहीं 199 की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन का, ठीक है? तो उसके अंदर आप जो है जरूर। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। तो क्लास को बहुत बहुत प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत आभार। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।